तो बहुत कुछ आप यहाँ लोकतंत्र की मजबूती को दे देते हैं। लेकिन क्या चुनाव पारदर्शी तरीके से होता है या हो रहा है? क्या एक टीएन सेशन की और ज़रूरत है? ये सवाल अब देश की जनता, एक बहुत बड़ा वर्ग ये पूछ रहा है। और इन सब के बीच राहुल गांधी ने आखिर अपने डिसेंट नोट को सोशल मीडिया पर जारी क्यों किया, ये भी बड़ा सवाल है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जरा अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, राहुल गांधी को आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी कि वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहे हैं? गए वहां, उन्होंने अपनी बात रखी, डिसेंट नोट वहां दिया और उसके बाद असहमति जताई, मौखिक भी और लिखित भी, और आ गए। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। लेकिन आज इसकी जरूरत क्यों, सवाल उठता है। बिल्कुल राजीव जी, आज इसकी आवश्यकता इसलिए थी और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने सही हस्तक्षेप किया। आवश्यकता इसलिए थी कि कल उनका डिसेंट नोट उन्होंने दे दिया, मीटिंग छोड़कर बीच में चले आए, अपनी आपत्ति भी जता दी और ये आशा भी जताई कि सरकार जो है वो उनके डिसेंट नोट को मानेगी और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जो एक मामला सब जुडिस है तो उस न्यायपालिका का सम्मान करेगी। क्योंकि उपराष्ट्रपति महोदय थोड़े दिन पहले ही राजीव जी उपदेश दे रहे थे कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में हस्तक्षेप कैसे कर सकती है, तो जाहिर सी बात है कि कार्यपालिका या विधायिका उसको भी जो है वो सम्मान करना चाहिए था न्यायपालिका के आदेश का और एक मामला सब जुडिस है उसका। लेकिन जिस तरीके से रात में ही राष्ट्रपति ने आदेश कर पे दस्तखत कर दिए, आधी रात में ही गजट जारी हो गया, इससे ये संदेश गया कि सरकार पहले से तैयार थी उसे क्या करना है और राहुल गांधी का जो डिसेंट नोट था उसकी कोई अहमियत सरकार की नजर में नहीं थी। और ये राहुल गांधी भी अच्छे तरीके से समझते थे कि सरकार करेगी अपने ही मन की, लेकिन ये एक आशा थी कि चूंकि एक थोड़ा सा झीना सा पर्दा जो है वो लगा रहना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान भी करते हैं। अब राजीव जी, कायदे में तो जो है ये जिस तरीके से नियुक्ति की गई है ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है और सुप्रीम कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना का नोटिस जारी करना चाहिए प्रधानमंत्री गृह मंत्री को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा, इसमें बड़ी शंकाएं हैं कि ऐसा करेगा भी कि नहीं करेगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप तब तक इस पर कोई कार्रवाई मत कीजिए जब तक इस पर सुनवाई होती है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए था। वैसे भी एक सब जुडिस मामला था। तो राहुल गांधी को आज इसलिए सोशल मीडिया के जरिए सामने आना पड़ा ताकि जनता के सामने ये बात पहुंच सके कि क्या क्या हुआ और हमारी आपत्तियां किन चीजों को लेकर थी और इस सरकार ने इतनी जल्दबाजी आखिर दिखाई क्यों। राजीव जी, जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, कल तो हम लोगों ने विशद चर्चा इस पर की थी। हम लोगों के चर्चा करने के बाद जो था देश शायद कुछ जागा था, उसके बाद और लोगों ने भी चर्चा की इसको। हमारे यहाँ सुनकर बहुत से लोग चर्चाएं करते हैं, यहाँ से सुनते हैं, शाम को सुबह जाकर वो चर्चाएं करते हैं, यहाँ तक कि थंब भी हम लोगों के ले लेते हैं, तो खैर वो अलग मसला है। तो लेकिन चर्चाएं हुई, हमारी चर्चा करने के बाद चर्चाएं हुई और देश के अंदर एक माहौल बना। प्रशांत जी ने जो कल टिप्पणियां की या मैंने जो टिप्पणियां की और अमलेंदु जी, इसमें तो खुश होना चाहिए। कम से कम आप जो चर्चा कर रहे हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और उससे अगर कोई 2 पैसे कमा ले रहा है तो और भी अच्छा है, उसमें बुराई क्या है? नहीं, पैसे कमाने की बात नहीं राजीव, बात यह है कि हम लोग जो चर्चा करते हैं वो लोगों तक पहुंचती है, वो एम्पलीफाई होती है। ये बड़ी बात है कि लोग यहाँ सुनते हो, जाकर अगर मान लीजिए किसी दूसरे चैनल पर भी चर्चा करते हैं, यहाँ सुनी बात कहते हैं, यहाँ के थंब जो है कॉपी करके लगाते हैं, तो हमारी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। बल्कि और लोग भी जो है वो थंब चुराए, जो चुराने का काम वो सब कर सकते हैं, वो अलग मसला है। लेकिन राहुल गांधी जो आज राजीव जी जनता के बीच आए, तो राहुल गांधी के आज सोशल मीडिया के जरिए जनता के बीच आने का मकसद यही था। क्योंकि कल उनकी जो ईगल कमेटी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय हुई थी जब राहुल गांधी अपना डिसेंट नोट देकर मीटिंग से उठकर चले आए थे। लेकिन जो हुआ, जो कुछ जो घटनाक्रम जो घटा वो आधी रात को घटा। वो ठीक उसी तरीके से जैसे बताया गया था कि एक अखबार में खबर छपी थी कि रात को जो था वो एक सेनाध्यक्ष जो थे वो फौज लेकर दिल्ली पर चले आ रहे थे चढ़ाई करने के लिए। तो रात से बहुत प्यार है, रात को 12 बजे जो है घंटा बजाकर जीएसटी भी लागू की जाती है, रात को 8 बजे आकर जाने क्या क्या घोषणा की जाती है, रात में सरकारें बन जाती है, राज्यपाल जो है उठा के किसी को रात में शपथ ग्रहण करा देता है मुख्यमंत्री का। तो रात से बहुत ज्यादा जो है प्रेम है, निशाचरों को होता भी है रात से बहुत ज्यादा प्रेम। तो रात में ये सारे काम किए गए राजीव जी। तो जब दिन का भोर हुआ तो दिन के भोर में देश की जनता को जगाना बहुत जरूरी था कि जनता तुम दिन में मत सो, क्योंकि निशाचर रात में जागकर जो है देश का काम खराब कर रहे हैं। और हमारी जिम्मेदारी है, देश की जनता की भी जिम्मेदारी है कि इस डेमोक्रेसी को बचाया जाए। इसलिए नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से उतार देना है,
बल्कि इसलिए कि लोकतंत्र जिंदा रहे और जो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है वो जनता के द्वारा जनता के लिए ही हो। ऐसा ना हो कि किसी ज्ञानेश कुमार या किसी राजीव कुमार के द्वारा मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए शासन हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अनिल सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपके पास आना चाहता हूं। अनिल जी, सबसे बड़ी बात है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में मामला, इतनी हड़बड़ी क्यों, किस बात से डरती है मोदी सरकार? थोड़ा सा याद रखना चाहिए सब कुछ को, सुप्रीम कोर्ट का जो है, या अब ये अरुण गोयल की जो नियुक्ति हुई थी, अरुण गोयल की नियुक्ति एक दिन में हुई थी। एक दिन में उनका नाम सर्च कर लिया गया, एक दिन में उच्च पैनल बन गया। उसी दिन उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि उनका 1.5 महीने का कार्यकाल बाकी था, 6 वीक्स का, और उसका उसी दिन उनका रिटायरमेंट के लिए ले लिया गया, मतलब एप्लीकेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में जोसेफ ने कहा है, जस्टिस जोसेफ ने, कि ये जो क्रोनोलॉजी है और जो डिटेल फाइल्स मंगवाई उन्होंने, और फाइल्स के आधार पर उन्होंने नोट वर्डिक्ट में ये जो फैसला था सीईसी का अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स के, उस फैसले में लिखा हुआ है कि अरुण गोयल की जो नियुक्ति हुई है उसको डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया कि एक दिन में आपने ये भी ले लिया, इसका मतलब ये है कि उसको पता था कि उसका अपॉइंटमेंट होना है। मतलब आप क्या मतलब कहने का कि आप आंख में क्यों धूल झोंक रहे हो? और एक दिन में आपने सर्च कर लिया, 3 साउथ के 3 आईएएस ऑफिसर्स, उसका लिस्ट में नाम भी रखा, 83 का एक बैच का, एक 82 बैच का और एक 85 बैच के ये खुद थे। तो ये जो है सब आपने किया, सब एक दिन में। तो कहा कि ये खुद ही एक सवाल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को, मतलब उस पर कमेंट किया, और वर्डिक्ट में है ऑब्जर्वेशंस, लेकिन वो उस पर उसने नहीं उनको ये किया, मतलब निरस्त नहीं किया। और आप जानते ही हैं कि बाद में गए वो 1.5 साल, मतलब 1-1.5 साल रहे वो, उसके बाद गए 24 में मेरे ख्याल में गए, चुनाव के लोकसभा चुनाव के पहले गए। तो आप जबकि उनका नवंबर 22 में 22 नवंबर 22, मतलब 19 नवंबर को उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। तो वो जो है 1.5 साल, करीब 1.5 साल, मतलब ये 23 और हाँ 1.5 साल के आसपास हो रहा है। तो आप सोच लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में लिखा है कि अरुण गोयल का ऐसे अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन उसको निरस्त नहीं किया, जबकि उसके पहले कहा था कि भाई आप अपॉइंटमेंट इस बीच नहीं करेंगे, क्योंकि मई 2022 में वो पद रिक्त हो गया था। और ये लोग जब कोर्ट में गए तो वो जो है उस पर डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने करीब करीब हिंट किया था कि आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, लेकिन उसने करके अपॉइंटमेंट 22 नवंबर को फैसला आना था, 19 को उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, रातों रात 18 और 12 को इसके पहले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी थी। मतलब 7 दिन के अंदर भी नहीं, बल्कि एक दिन में सब कुछ कर लिया। उसमें लिखा हुआ है कि लॉ मिनिस्ट्री का नोट। तो ये सुप्रीम कोर्ट खुद कहा है जिस वर्डिक्ट में कि ये अपॉइंटमेंट, मतलब एक तरह से कह रहा है कि आपने किस तरह से किया है, सवाल उठा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त नहीं किया। तो आपको कैसे, या आप अगर कोई उम्मीद कर रहे हैं, हमें किसी ने कहा भी कि कोई किसी को उम्मीद नहीं है, और मैं सही है, मुझको तो कोई उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो अभी तक का रवैया है उसमें बोबडे को, जस्टिस बोबडे को कोर्ट करना चाहिए। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि सरकार से मिल करके, गवर्नमेंट से मिल करके जुडिशरी को रहना चाहिए। और हमको लग रहा है क्या कि इतना कमिटेड जुडिशरी का डिबेट आया था उस समय, क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी के समय में, लेकिन ये कमिटेड जुडिशरी, ऐसा जुडिशरी आपको नहीं मिलेगा। और कमिटेड ये भी आपको नहीं मिलेगा चुनाव आयोग, जो कि कह रहा है कि मंदिर है, वहां तो पूजा करने की जगह है, वहां थोड़ी ही संविधान लागू करने की जगह है। वो खुद आपका राजीव कुमार बोल रहे हैं, हम लोग जो अर्थ है उसको हम लोग लग रहा है कि हम लोगों ने भी जो अपनी मेधा शक्ति है उसको खो दिया है। साफ वो बोल रहा है कि ये मंदिर है, यहाँ पूजा पाठ करने के लिए है। पूजा किसकी होनी है आपको पता है? वो कह नहीं रहा, उसने कभी नहीं कहा कि संविधान की रक्षा करनी है। उन्होंने चिट्ठी लिखी, 2-3 उदाहरण देख लेना चाहिए उनका। उन्होंने चिट्ठी लिखी, ये क्या कहते हैं, विपक्ष के लोगों को, कहा कि हमारा वी आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट आवर ऑफिसर्स, मतलब रिटर्निंग ऑफिसर्स, हम उनको जो है डिफेंड करना हमारा दायित्व है। ये कभी किसी चुनाव आयुक्त की इस तरह से कभी बोल नहीं सकता था। उसका था कि डिफेंड करना चुनाव के प्रोसेस को हमारा काम है।
आप देख रहे हैं मतलब हम लोग ना कि हम लोग भी आंख मूंद करके सब कुछ चर्चा करते हैं ऐसा मान करके कि सब कुछ चल रहा है ठीक ही होगा। अरे आप देखिए कि ये जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का ऑर्डर है कि धर्म का इस्तेमाल नहीं करना है चुनाव में वोट मांगने के लिए। और चुनाव के दिन जो है वो प्रधानमंत्री अभी इसमें कहने की जरूरत है क्या कि हमको वोट दो, बोल रहा है कि हम सीधे अवतारी पुरुष हैं। और वो बोला भी और उसके बाद उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो है जैकेट पहन करके गंगा में स्नान, पहली बार हालांकि हम लोगों ने देखा इस तरह से जैकेट में पहन करके किसी को स्नान करते हुए। लेकिन मतलब बहुत सारे बिंब आते हैं, नेहरू जी की भी तस्वीर है ये क्या कहते हैं गंगा नहाने की, लेकिन इस तरह से कोई तस्वीर नहीं देखी होगी। और वो बाकायदा दिन भर चलता है। उसके बाद बजट उसी, और कितना कोइंसिडेंस, कितना बढ़िया वो शख्स, उसकी हिमाकत देखिए उनकी, राजीव कुमार की, कि आज वो उपदेश दे रहा है कि चुनाव के बीच में जो है टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। जब प्रक्रिया चुनाव की चल रही हो तो कोर्ट को जो है सो रेस्ट्रेन रखना चाहिए। वो देखिए कितना, मतलब ये आप जरा उनकी देखिए हिम्मत देखिए, उनका डेडिकेशन देखिए, तारीफ करिए। हमको लग रहा है क्या कि लैंग्वेज बदलिए, प्रशंसा करिए। ये जो समर्पण है अपने देव पुरुष के लिए, अपने जो आकाओं के लिए, वो समर्पण यही काम आएगा। ये जो है जो जिस तरह से करना है संविधान वगैरह की कोई जरूरत, मंदिर का पूजा, ये शख्स तो अभी इसको तो अधिकार है ये कहने का कि राम, वो तो ट्रस्ट के मेंबर भी थे ना शायद राम मंदिर बनाने के। अब तो वो राम से शुरू करेंगे, राम में खत्म करेंगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं। उनको तो उनके साक्षात, और उन्होंने ही ये रामलला की जो मूर्ति बनी है उसका चयन करने का भी शायद उनको ये जाता है, क्या कहते हैं, श्रेय जाता है। तो इतना कुछ हो रहा है सकारात्मक आप देखते नहीं है। तो हम लोग अब कैसे, मतलब आप डिबेट आप करना चाहते हैं, सकारात्मक सोचिए कि मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा करनी है, मंदिर का नाम लेना है, उनके नाम पे ही तो वो जो है सारा संसार चल रहा है। और आप जो है राजीव कुमार और सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं। कल के फैसले में मुझको कोई उम्मीद नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो जरूर, मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन एक बार भी हमको निराश नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, कभी भी गलत साबित नहीं होने दिया। जब भी मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यही करेगा जो सरकार चाहती है, तो उसने वो साबित करके दिखाया। 2014 के बारे में मुझको कोई घटना नहीं याद नहीं आता, उदाहरण दे दिया महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में उसने लिखा कि ये अवैध सरकार है, लेकिन अब अवैध है तो अपन क्या करना है, अब जब आ ही गया है तो रहेगा। मतलब कि उदारता और जो भक्ति भाव है, इसको आप देखिए, आप इसका जो मतलब कहता है कि इसमें जो तत्व है वो देखिए। आप तो ऐसे ही हम लोग माथा पीट रहे हैं बेकार में। वो कहा बकायदा बोल करके। और अच्छा, ये जो अवैध सरकार बनी उसको प्रिजाइड ओवर, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मार्ग प्रशस्त किया। लोग गए उसी दिन जिस दिन वो लोग आसाम में घूम रहा था और क्या कहते हैं विधायक लेकर के, या गोवा में नाच रहा था। लेकिन उसके कहा क्या कि अभी डेट आगे, अभी क्या है, अभी जल्दी क्या है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पूरा सब कुछ सामने चलता रहा और बाद में अभी चंद्रचूड़ बोल रहे हैं लगातार। वो तो आपने बीबीसी का इंटरव्यू देखा है किस तरह से अपने को बोल रहे हैं कि हमने 370 की बात आप कर रहे हैं, हमने वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट बना दिया। अरे वो नहीं पूछ रहे थे वो कि आपको इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाया कि नहीं आपने, वो उसके फैसले के बारे में पूछ रहे थे। वो कहा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट बना दिया। तो ये जो है ये नया न्याय है, नया तरीका है। अब इसमें तो या तो एडजस्ट करिए, और ये भी मैं लास्ट पॉइंट कहता हूँ कि ये सिर्फ कमेंट करने से विपक्ष का काम नहीं चलने वाला है। वो भी एक स्पेस बन गया है जो सिर्फ कमेंट करता है सोशल मीडिया के जरिए, और अकेले राहुल गांधी का वश का भी नहीं है। पूरे देश को ये समझना होगा कि इस तरह के अगर लोग रहेंगे तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, और इसके लिए आपको बहुत आगे जाना है। अब आप हर चुनाव लड़िए और उसके बाद आप अपना माथा पीटिए, इससे काम नहीं चलेगा। अब बिना ये चुनाव में परिवर्तन के चुनाव नहीं हो, या चुनाव नहीं होने देंगे इस तरह का, ये तय करना होगा। ये अदरवाइज आप नहीं कर सकते, क्योंकि किसी चीज का जवाब ही नहीं देना है। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट को सबको, आप सुप्रीम कोर्ट देख, अगर मैं चाहता हूं कि गलत हो जाऊं, लेकिन मुझको लगता नहीं।
आप चाहते हैं कि गलत हो जाएं और सही है, ऐसा ही हम भी चाहते हैं कि आप गलत हों। और हम सब चाहते हैं कि हम लोग इस लोकतंत्र की बेहतरी के लिए ये प्रोग्राम भी करते हैं, तो इसमें बहुत सारी बातें, हम संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की बेहतरी, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो हम भी राष्ट्रवादी हैं। और आपसे मतलब अनिल जी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो राष्ट्रवाद के नाम पर यहाँ मार काट करते रहते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन खैर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कुछ और होती है और फैसला कुछ और होता है, इसलिए भरोसा न्यायपालिका से देश के लोगों का बहुत उठ चुका है। CJI चंद्रचूड़ का इंटरव्यू कई जगहों पे, और उसमें भी अभी रिसेंट इंटरव्यू का जिक्र कर रहे थे अनिल सिन्हा जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि आधे नेता तो वो पहले ही थे जब उस कुर्सी पर थे, और आधे अब और बन गए हैं, और सवालों का जवाब घुमाना और बाकी करना ये सब कुछ, और कई जगह फंस भी गए उस इंटरव्यू में देखिए तो। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट और क्या इधर यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सब ये मिलकर लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं? सवाल है, गंभीर सवाल है। लेकिन उसके साथ साथ राहुल गांधी की बात हम कर रहे थे, और आना चाहता हूं राहुल गांधी के ही उसी डिसेंट नोट पे, असहमति पत्र पे, जिसको उन्होंने जारी किया है। जरा डॉक्टर साहब आपके पास आता हूं, डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके जरिए भी समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी खुले तौर पर संसद के अंदर इस नियुक्ति की आलोचना कर चुके हैं, कि जो प्रक्रिया है, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसकी आलोचना कर चुके हैं। अब खुले तौर पर उन्होंने बाहर भी कह दिया, अब अपने डिसेंट नोट को भी दे दिया। इसके बाद आपको क्या लगता है? और जो बात यहाँ एक बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पर अनिल सिन्हा जी कह रहे थे कि विपक्ष को सिर्फ सोशल मीडिया या ऐसे मंचों से अपनी आवाज़, सिर्फ अपनी बात कह देने मात्र से नहीं होगा, आपको यहाँ सड़कों पे आना होगा, आपको इसका विरोध करना होगा जम के। लेकिन दिखता है क्या कि यहाँ पे विपक्ष इन बातों को गति देने के लिए तैयार है, या गति देता हुआ दिखता है? इसलिए भी कह रहा हूं कि ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। आज ममता बनर्जी का जो बयान है, जो शब्द है कि ये मृत्यु कुंभ है, जब आस्था की बात आती है तो तमाम लोग या तो जाकर वहां भक्ति की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन वहां जो भगदड़ है, उसके कारण जो अव्यवस्था है, महाकुंभ की बात कर रहा हूं मैं, उसका जिक्र नहीं करते। अखिलेश यादव भी बचने बचाने की कोशिश में बयान देते नजर आए हैं, सबको वोट बैंक की राजनीति करनी है। लेकिन यहां ममता बनर्जी का जो बयान है, वो बयान क्या उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा की बात कर रहे थे हमारे साथी अनिल सिन्हा जी? और क्या यहां से विपक्ष को थोड़ा सा और अग्रेसिव होने की जरूरत है? जी राजीव जी, पहले तो अनिल सिन्हा जी ने जो बात कही कि उसमें संकोच कर गए कहने में, लेकिन हम कह देते हैं। राजीव कुमार जिस उपासना स्थल की बात कर रहे थे, चुनाव आयोग को पूजा स्थल बता रहे थे, असल में उसमें नरेंद्र मोदी के नाम की एक पूजा की अलमारी भी होगी, जहां राजीव कुमार नरेंद्र मोदी की पूजा करते हैं। अनिल जी ने नाम नहीं दिया, हम तो नाम लेकर कह सकते हैं कि राजीव कुमार ने अपने पूरे कार्यकाल में निर्वाचन आयोग नाम के लोकतंत्र के मंदिर में प्रधानमंत्री की पूजा आराधना की, और उसमें वे सफल रहे। अब जहां तक सवाल राहुल गांधी के डिसेंट नोट का है, इससे क्या होगा? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो जनता को ये मालूम होगा कि नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई लड़ता है, वो पारदर्शी नियुक्ति के लिए अपनी असहमति दर्ज करा है। तो सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने इस नोट को जारी करके जनता की अदालत में अपनी भूमिका रखी। दूसरा महत्व राजीव जी ऐसी चीजों का इसलिए होता है कि इससे दस्तावेजीकरण हो जाता है। मैं जीवाजी विश्वविद्यालय में गवर्नर नॉमिनी रहा हूं, सुप्रीम बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कई ऐसे प्रस्ताव आते थे कि कुलपति कोई प्रस्ताव लेकर आया और हम इसी मेंबर्स उससे सहमत नहीं है, तो हम अपना डिसेंट नोट उसमें दर्ज करा देते। वो जब तक जीवाजी विश्वविद्यालय रहेगा, कोई फैसला भले फिर लागू हो गया हो, हमारी असहमति दस्तावेजों में हमेशा दर्ज रहेगी कि हम इस फैसले से सहमत नहीं। तो जब इतिहास इस बात का मूल्यांकन करेगा, इस अमृत काल का जब भी मूल्यांकन होगा, तो राहुल गांधी का ये डिसेंट नोट
इतिहास में दर्ज पाया जाएगा। कोई शोध करेगा आगे चलकर तो मालूम होगा कि जब सरकार इस तरह से कोई गलत कदम उठा रही थी तो एक नेता था जो इसके खिलाफ खड़ा हुआ। अब क्या होगा इस चिट्ठी के लिखने से, कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है हम सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में रविकांत जी, अनिल जी बहुत सारी बातें बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में डाइस पर बैठकर चीफ जस्टिस और बाकी के न्यायाधीश कहते बोलते बहुत कुछ है, लेकिन जब फैसला आता है तो वो शब्द उसमें होते ही नहीं, वो वाक्य होते ही नहीं। चीफ जस्टिस कहते हैं लोकतंत्र का हत्यारा है अनिल मसीह, लेकिन सजा नहीं देते और वो फिर कुछ कारगुजारी कर बैठता है उसके बाद। जी। महाराष्ट्र की सरकार अवैध है लेकिन चलती रही। इसी तरह से वो जो गोयल की नियुक्ति थी, एक ही दिन में वीआरएस लिया, एक ही दिन में मंजूर हुआ, नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई, चुनाव आयोग पर कुछ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमारी आपकी अनिल सिन्हा जी उम्मीदों पर कल भी सुप्रीम कोर्ट खरा उतरेगा, हमें गलत नहीं साबित कर पाएगा, वो वही करेगा जो सरकार चाहेगी। लेकिन अब आपके उस प्रश्न पर आते हैं कि क्या विपक्ष की भूमिका यहीं तक सीमित है? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास में जाएं, 5 मिनट में बैठकर अपना डिसेंट नोट वहां सौंप कर आ जाएं और रात को सोशल मीडिया पर या सुबह सोशल मीडिया पर जारी कर दें? इतने मात्र से विपक्ष की भूमिका की इतिश्री हो जाएगी? निश्चित तौर पर नहीं होगी। अब विपक्ष को अनिल सिन्हा जी की बात सुनना पड़ेगी और उस तरफ चलना पड़ेगा, जन आंदोलन छेड़ने पड़ेंगे, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, वरना इस तरह से जो घोषित लोकतंत्र है वो धीरे धीरे एक तंत्र में बदल जाएगा। जैसे 1930-31 के जर्मनी में हिटलर भी तो चुनाव जीतकर ही सत्ता में आया था सर, वो कोई सीधे सीधे तानाशाह नहीं बन गया, बाकायदा उसने सरकार बनाई, गठबंधन की सरकार थी, फिर जल्दी बर्खास्त कर दी, राष्ट्रपति से कहा इसको बर्खास्त कर दो हमारी सरकार को, फिर दोबारा बनाएंगे, दोबारा चुनाव हुए, फिर किस तरह चुनाव हुए और किस तरह तानाशाह बना, किस तरह उसने वो अध्यादेश जारी करा के सारे अधिकार अपने हाथ में दे दिए। अब इसी चीज की एक कमी रह गई ना कि घोषित रूप से एक अध्यादेश किसी केंद्र सरकार जारी करे और ये कह दिया जाए कि संसद तो रहेगी, कैबिनेट भी रहेगी, सब कुछ रहेगी, लेकिन सारे अधिकार चांसलर के हाथ में होंगे, यानी प्रधानमंत्री के हाथ में होंगे। बस उसकी कमी रह गई, बाकी तो सब रोज हो ही रहा। एक और विषय राजीव जी, आपने शुरू में इस विषय को यहीं विराम देता हूं, आपने अपने इंट्रो में उत्तर प्रदेश की विधानसभा और वहां मुख्यमंत्री के बोल वचन की बात कही थी जी। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जिस वक्त ये कह रहे थे कि उर्दू पढ़ाकर मौलवी बनाना चाहते हैं या कठमुल्लापन की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो इतना आपत्तिजनक बयान था कि योगी आदित्यनाथ शायद ये भूल गए कि उर्दू हमारे देश की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है। 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग उर्दू बोलते हैं और उसमें सारे मुसलमान नहीं है। नंबर 3, उर्दू कहीं अरब से आई हुई भाषा नहीं है। योगी आदित्यनाथ को उनके आईटी सेल ने नहीं बताया होगा कि उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है, 12वीं शताब्दी में यही इसी देश में पैदा हुई है। अमीर खुसरो, मीर तकी, मीर गालिब, अल्लामा इकबाल, मुंशी प्रेमचंद, ये सब उर्दू की ही देन है। मुंशी प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे। तो योगी आदित्यनाथ जिस वक्त ये कह रहे थे तो न केवल वे संविधान में मान्यता प्राप्त एक भाषा का अनादर कर रहे थे, बल्कि अपनी घृणा का ही प्रदर्शन कर रहे थे। कल अगर विधानसभा में कोई खड़े होकर ये कहने लगे कि जो संस्कृत पढ़ाई जा रही है संस्कृत विद्यालयों में, विद्यापीठों में, क्या वहां से संस्कृत पढ़कर सिर्फ पंडित बनने वाले हैं, पोंगा पंडित बनने वाले हैं, तो कैसा लगेगा वो? तो मैं समझता हूं ये इतनी आपत्तिजनक बात है, लेकिन हम जानते हैं ये उस धारा के लोग हैं जिन लोगों ने बाबाए गजल, बाबाए उर्दू, वली दक्कनी की मजार तो दी थी गुजरात में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, सड़क बनाने की वली दक्कनी की मजार। तो उसी परंपरा में योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं, लेकिन इस देश को समझना होगा इतनी नफरत के साथ राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलनी चाहिए, वरना इस देश का ताना बाना बिखर जाए। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ, चूंकि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा की आज से शुरुआत हुई है और शुरुआत में मैं ये बात कह भी रहा था, और उर्दू वाली जो बात है ये बहुत, और उनकी भाषा
बहुत ही निम्न स्तर की भाषा थी। एक मुख्यमंत्री की भाषा ये नहीं हो सकती। जिस ढंग से वो भाषण दे रहे थे और जब ये बात कठमुल्ले और क्या क्या ये सारी चीज़ें कह रहे थे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, ये बिल्कुल एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के मुंह से तो ये सब नहीं निकलना चाहिए। लेकिन फिर भी जब यही चल रहा है और जो अनिल जी कह रहे थे कि हम उम्मीद क्या करें, प्रशांत टंडन जी ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूं कि यहाँ एक अलग चर्चा, और उस चर्चा में सबसे बड़ी चीज़ कि आप किसी भी ढंग से, यानी सत्ता पक्ष जो अभी विराजमान है वो किसी भी ढंग से सत्ता पे रहना चाहता है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसके बाद भी डर किस बात का है? सत्ता पक्ष को डर। मैं बता रहा हूँ, देखिए आज 18 तारीख है राजीव जी, 10 दिन हो गए और दिल्ली का नतीजा है, मुख्यमंत्री आज तक नहीं बन पाया। छोटी सी विधानसभा, 70 सीट, क्यों मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है? क्यों तेलंगाना में मुख्यमंत्री कांग्रेस बना ले जाती चुनाव जीतने के बाद? क्यों कर्नाटक में ऐसी समस्या नहीं आती? क्यों महाराष्ट्र में 1 महीने तक सरकार किसकी बनेगी तय नहीं हो पाता? दरअसल ये जीत ऑर्गेनिक जीत नहीं है, ये मैनेज की हुई जीत है। जो जीत वास्तविक जीत होती है वो जीत नेता अपने आप सामने करती है। सुक्खू बन गए, कोई विवाद हुआ सुक्खू के हिमाचल के मुख्यमंत्री बनने पर? या पंजाब में जो मान साहब है तो उनको लेकर कोई विवाद हुआ? थोड़ी बहुत राजनीतिक रस्साकसी हर पार्टी में है, महत्वाकांक्षा है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने में इतना वक्त लगे, उसका रीजन यही है कि जो जीत है वो मैनेज की हुई जीत है जी। अब उसमें जोड़ तोड़ करना पड़ता है, एक बात। दूसरी बात देखिए, राजीव कुमार अग्रवाल जो चुनाव आयोग में करके गए हैं, वो इतना कर गए हैं कि बीजेपी अब उतना वही चुनाव हारेगी जो वो हारना चाहेगी। कल को अमित शाह ने अगर ये तय कर लिया कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने तो बीजेपी को चुनाव हरवा देंगे वो, क्योंकि उन्हीं का आदमी है। अब इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उनका आदमी है जी बिल्कुल। संस्थाओं में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो संस्था के गरिमा को बना के रखें। राजीव कुमार अग्रवाल ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी कि चुनाव आयोग पे उंगली ना उठे। तो ये उनकी जिम्मेदारी है, बताओ चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग, कि वो उस संस्थान की गरिमा को बना के रखे। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस है, देखिए सुप्रीम कोर्ट को एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, संवैधानिक तौर तरीके हैं, उसका पालन हो। जो डेमोक्रेसी का मूवमेंट है फॉरवर्ड, देखिए तमाम जो अधिकार डेमोक्रेसी की जो एस्पिरेशंस है बदलती है समय के साथ। आज से 50 साल पहले साफ हवा भी एक अधिकार होगा, इसकी अधिकार होना चाहिए, इसकी कोई बात नहीं थी, आज बात है। डेटा प्राइवेसी कोई प्राइवेसी नहीं थी आज से 20 साल पहले, आज वो डेटा प्राइवेसी संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत प्राइवेसी डिफाइन की जाती है। तो समय के साथ चीजें बदलती हैं। आज चुनाव आयोग को साफ करने की जरूरत है। एक दूसरी बात यह कि बीजेपी को 37% वोट मिला है, 36.8% या 6%। 63% भारत इस बात पे विश्वास करता है, इस तीन तिकड़म के अलावा, 3 तिकड़म के बावजूद 63% अभी भी भारत जो है वो विश्वास करता है विपक्षी पार्टियों पे। और उनके नेता अगर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ठीक नहीं है, इलेक्टोरल रोल्स में धांधलियां हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
नाम समेत, मोहल्ला, मकान नंबर समेत बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह बता रहे हैं कि दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बगल में जो वीपी हाउस है, जहाँ 2-2 कमरे के मकान हैं, वहाँ एक-एक मकान में, सरकारी मकान है वो, एक-एक मकान में 28-28 मतदाता, 2 कमरे के सरकारी मकान में। ऐसे पते हैं कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और वहाँ 70-72 मतदाता। एक कोई बिल्डिंग राहुल गांधी बता रहे थे कि शिरडी में, जिसमें एक ही बिल्डिंग में हजारों मतदाता, हमारे पूरे इलाके में इतने मतदाता नहीं जितने कि वो एक पोलिंग स्टेशन के बराबर एक बिल्डिंग में थे। तो ये जो हो रहा है, ये जो अग्रवाल साहब करके गए हैं, ये ज्ञानेश कुमार इसको कंटिन्यू करेंगे, इसी हड़बड़ी में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि अगर इस देश में का बहुत बड़ी आबादी चुनाव आयोग पे ही विश्वास खो देगी, तो फिर अराजकता होगी। लोगों को सुप्रीम कोर्ट से भी अगर उम्मीद छूट गई तो अराजकता होगी, और अराजकता के तमाम लक्षण हमारे देश में दिखाई दे रहे हैं। अभी हो सकता है कि आपको लगे किसी को कि नहीं, तो कुंभ जाने वाली भीड़ थी, इसने रेलगाड़ी के डब्बे तोड़े और शीशे तोड़े। ये अराजक भीड़ है। इसके दिमाग में एक नया सॉफ्टवेयर जाना है ना, फिर ये दूसरा काम भी करेगी, क्योंकि वो भीड़ अराजक हो चुकी है। अगर तो इस देश में अगर डेमोक्रेसी में विश्वास बना रहे, रूल ऑफ लॉ में विश्वास बना रहे, संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास बना रहे, तो सुप्रीम कोर्ट को ये कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा कि विश्वास चुनाव की प्रक्रिया में बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा प्रोफेसर रविकांत जी, आपसे समझना चाहता हूं कि ये विश्वास कितना बना हुआ है आज की तारीख में। आप युवाओं से इंटरेक्ट करते हैं, इस हिसाब से भी क्या कहते हैं युवा? देखिए, विश्वास तो दिन पे दिन दरक रहा है चुनाव आयोग को लेकर के, और बहुत से लोगों का ये मानना है कि मोदी और शाह ने भारत की पूरी डेमोक्रेसी को अपने काबू में कर लिया है। और वो नौजवान जिनसे मेरा साबका है, वो बेहद हताश और निराश है, और उन्हें लगता है कि पढ़ने से क्या होगा, नौकरी तो मिलनी नहीं है। तो जो क्लास एक दौर में 150-200 बच्चों की होती थी, अभी भी इनरोलमेंट है उतने बच्चों का, लेकिन अब 35, 40, 50 इससे ज्यादा बच्चे नहीं आते। कई बार तो 10-15 बच्चे आ रहे हैं, और उसके पीछे की मूल वजह वही है, उनको लगता है कि अब हमको रोजगार नहीं मिलना है, नौकरी नहीं मिलनी। विश्वविद्यालयों में जो बच्चे पीजी करने के लिए या रिसर्च करने के लिए आते थे, उन्हें लगता था कि एक प्रतिष्ठित हमको नौकरी भी मिलेगी और हम इस राष्ट्र के लिए कोई सम्मानजनक काम कर पाएंगे। अब ये बात है ही नहीं जेहन में, और यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट नौकरी करते हैं पढ़ते हुए, किसी तरह से डिग्री का जुगाड़ कर रहे हैं, चल रहा है, लेकिन वो अभी से काम कर रहे हैं। ये हालात क्यों हुए, उसके पीछे मूल वजह वही है, और उनको कोई विकल्प नहीं दिखता है। वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि सरकार बदले, क्योंकि ये सरकार तो न तो एजुकेशन फीस पर कोई, ना वजीफे को लेकर के कुछ। आप शिक्षा का बजट देखिए, महिलाओं के उत्थान का बजट देखिए, उसका एक बड़ा उदाहरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो पूरा सरकार ने चलाया, उसका 75% के आसपास जो बजट था वो केवल विज्ञापन पर खर्च हुआ, मोर देन 70%। और इधर SC ST के वेलफेयर के लिए भी जो बजट होता है, ये हम सब जानते हैं कि SC ST की आबादी के अनुसार बजट का एलोकेशन होता है, लेकिन बजाय उनके वेलफेयर के, उनके विज्ञापनों पर उसको खर्च कर लिया जाता है, या अभी बहुत सारा निकाल करके कुंभ में खर्च कर लिया गया होगा और दिखा दिया जाएगा साहब।
तो ये जो पूरी विचारधारा है, ये सरकार जो है वो ऐसे तो किसी भी नौजवान की दुश्मन है। वो क्या जेएनयू में, डीयू में या इन तमाम विश्वविद्यालयों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो केवल अल्पसंख्यक नहीं है, केवल दलित और आदिवासी नहीं, वो तो पूरे देश के हैं। तो उन्हें तो किसी भी पढ़ने लिखने वाले नौजवान के साथ दिक्कत है, क्योंकि वो पढ़ेगा तो फिर वो रोजगार भी मांगेगा, सवाल करेगा सरकार से, आलोचना करेगा। तो अब केवल उनको भक्त बना देना है। आत्महत्याएं देखिए आप कितनी नौजवानों की बढ़ रही, सवाल उस पर उठाएंगे कि साहब कितना कंपटीशन है और माता पिता बड़ा अत्याचार कर रहे हैं अपने बच्चों पर। सवाल तो सरकार के साथ है, सरकार से होना चाहिए। तो नौजवानों को कोई अब विकल्प नहीं सूझता है, और इसीलिए, और इनके लिए क्या, हम लोग तो बखूबी इस बात को जानते हैं कि विश्वविद्यालय बंद करके उनको अंबानी और अडानी को सौंपना है। वहां पे मॉल खोलेंगे, कुछ और बड़े बड़े काम होंगे जिससे बिजनेस हो। उनको नहीं पढ़ा लिखा और समझदार तबका तैयार करना है। लेकिन लोकतंत्र जिस तरीके से इस देश के भीतर आया, लोगों के भीतर आया, जिसको लोगों ने एंजॉय किया और उन्हें लगा कि इस राजनीति के जरिए हमारी तरक्की हो सकती है, हम देश के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, बड़ा नाम कमा सकते हैं, हम देश का नाम रोशन कर सकते हैं, वो सारी उम्मीदें अब ध्वस्त हो चुकी, क्योंकि लोकतंत्र में घुन नहीं लगा है। लोकतंत्र धीरे धीरे नहीं दरक रहा है, लोकतंत्र को पूरे तरीके से अंदर से खोखला कर दिया गया। तो चुनाव को लेकर के भी जो लोगों की अपनी उम्मीदें हैं वो तेजी से दरकी हैं, और इसीलिए आप देखिएगा कि फिर उनको लगता है कि जो 2-4 हजार मिल रहा है वो ले लो, क्योंकि आएगा तो वही, वो सब अपना चुनाव में बेईमानी कर चुके हैं। ये तक चीजें अब लोगों तक जा चुकी हैं। इस विश्वास को बहाल करना ये जिम्मेदारी विपक्ष की है, मीडिया है, और मीडिया, उस मीडिया से हम उम्मीद नहीं कर सकते, उस वैकल्पिक मीडिया की है। हम लोगों की जिम्मेदारी है, और हम लोग लगता है कि उसके लिए काम कर रहे हैं। जो भी दिन में हमें घंटे 2 घंटे मिलता है उस पर बात कर रहे हैं, लोगों को सजग कर रहे हैं, और सरकार को एक्सपोज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये जो कंसेंसस धीरे धीरे, ये जो नैरेटिव बन रहा है और लोगों की जेहन में, तो ये जो गुस्सा है, जो प्रशांत जी ने कहा, ये जो अराजकता है, वो अराजकता कैसे पैदा हो रही है? ये जो भीड़ दिख रही है कि वो कई बार हिंसक होती जा रही है, हालांकि उसे अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए हैं। मैंने एक खबर पढ़ी, राजीव जी, अब जिनके औलादें नहीं होंगी, जिन्होंने शादियां नहीं की होंगी, जो केवल सत्ता पर विराजमान रहने के लिए ही इस धरती पर बोझ बने, उनकी आंखों में आंसू नहीं आ सकते। दिल्ली में एक व्यक्ति जो अपने घर आ रहा था अपनी बेटी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, उसकी 7-8 साल की बेटी के मस्तिष्क में, उसके खोपड़ी में एक कील घुस गई और वो हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाया, उसको खून जम गया और उसकी मृत्यु हो गई। उस बाप से पूछे, वो मजदूरी करता था दिल्ली में जी, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने इस देश के लोकतंत्र को वे लूटतंत्र में तब्दील कर दिया। इनके लिए वो राजनीति नहीं है, वो इस देश के लोगों के बेहतरी के लिए नहीं है, वो अंबानी अडानी की तिजोरियां भरने के लिए है, और अपने दिन में 3 बार ड्रेस बदलना है, मेकअप करके निकलना है, इसके लिए वो सत्ता है, लोगों के लिए नहीं है। ये वो चंद विशेष लोगों के लिए वो सत्ता है, और उसी के लिए पूरी मशीनरी काम कर रही है। और निश्चित रूप से जो अराजकता इधर है कि आपने मस्जिद में लोगों को ले जा करके वहां वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, डीजे पर वो अश्लील और भद्दे गालियां चल रही हैं, उस पर वो डांस कर रहे हैं। यही अराजक भीड़ किसी दिन अगर इधर मुड़ गई ना तो क्या होगा, इस बात को समझना होगा, और तभी हमारी डेमोक्रेसी सुरक्षित रह सकती है। नौजवानों की एनर्जी का देश के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो,
लेकिन वो 5 ट्रिलियन बोलने से थोड़ी ना देश विकसित होता है ना। विश्वविद्यालय आप बंद कर दें, बोले विश्वगुरु भारत बन रहा है। क्या किया ट्रंप ने? दिखाई ना औकात। जाने के बाद भी 2 बार उसने जिन लोगों को भेजा उनके हाथों में भी हथकड़ियां और बेड़ियां थी जी। शर्म नहीं आती है क्या लोगों को? और मोदी जी को शर्म नहीं आ रही है क्या जो उनके लोगों के साथ हो रहा है? इस बात को देश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, स्मृति बहुत अब क्षीण है, बहुत छोटी है, इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि वो सत्ता, वो प्रधानमंत्री जिसने नोटबंदी से लेकर के कोरोना काल में और किसानों के साथ जो किया, अभी फिर लाइन में लगाया और अब तो बंदी की तरह लोग आ रहे हैं, जिसे अपने देश के लोगों की परवाह नहीं है। उस प्रधानमंत्री के साथ क्या होना चाहिए? क्या वो सत्ता में बने रहने का अधिकारी है? ये हमें सोचना पड़ेगा। राज, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत वाजिब सवाल यहाँ पे है, लेकिन क्या ऐसा है? और दूसरी बात, मैं फिर उसी सवाल पे आता हूँ अनिल सिन्हा जी, कि आखिर डर कहाँ है? हड़बड़ी क्यों है नरेंद्र मोदी को? अभी तो 5 साल सत्ता है, 2029 तक, या पूरा हिंदुस्तान भाजपा में भगवामय करना है, एक भी राज्य नहीं छोड़ना है, ये है। नहीं, देखिए जल्दी में कहाँ है भाई? आप तो एकदम सब ये गति के हिसाब से जो गति है, मतलब दुर्गति के लिए जो गति चाहिए वो गति जारी है, उसमें आपको स्पीड नजर आ रही है तो पता नहीं। अब वो तो बताया उन्होंने कि वो भेज रहे हैं लोग, नहीं भेज रहे हैं लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन रुक जाते। सुप्रीम कोर्ट से आपको हमको वही उम्मीद है जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है वही करेगा। जब ऐसी उम्मीद तो उनको भी होगी ना, मोदी जी को भी, अमित शाह जी को भी। तो 2 दिन रुक जाते। आपको हमारे यहाँ मतलब कई लोग कहते हैं वहाँ मूर्ति बिठा देना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर जो है प्राण प्रतिष्ठा के बगैर जो है मंदिर का ये नहीं हो पाता है, उसका मतलब उसको वैधता नहीं मिलती है। वो अगर ये मैसेज कौन ले या हो रहा है? क्या एक टीएन सेशन की और ज़रूरत है? ये सवाल अब देश की जनता, एक बहुत बड़ा वर्ग ये पूछ रहा है। और इन सब के बीच राहुल गांधी ने आखिर अपने डिसेंट नोट को सोशल मीडिया पर जारी क्यों किया, ये भी बड़ा सवाल है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जरा अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, राहुल गांधी को आखिर ज़रूरत क्यों आन पड़ी कि वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहे हैं? गए वहाँ, उन्होंने अपनी बात रखी, डिसेंट नोट वहाँ दिया और उसके बाद असहमति जताई, मौखिक भी और लिखित भी, और आ गए। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, लेकिन आज इसकी जरूरत क्यों? सवाल उठता है। बिल्कुल राजीव जी, आज इसकी आवश्यकता इसलिए थी और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने सही हस्तक्षेप किया। आवश्यकता इसलिए थी कि कल उनका डिसेंट नोट उन्होंने दे दिया, मीटिंग छोड़कर बीच में चले आए, अपनी आपत्ति भी जता दी और ये आशा भी जताई कि सरकार जो है वो उनके डिसेंट नोट को मानेगी और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जो एक मामला सब जुडिस है तो उस न्यायपालिका का सम्मान करेगी। चूंकि उपराष्ट्रपति महोदय थोड़े दिन पहले राजीव जी उपदेश दे रहे थे कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में हस्तक्षेप कैसे कर सकती है, तो जाहिर सी बात है कि कार्यपालिका या विधायिका उसको भी जो है वो सम्मान करना चाहिए था न्यायपालिका के आदेश का और एक मामला सब जुडिस है उसका। लेकिन जिस तरीके से रात में ही राष्ट्रपति ने आदेश कर पे दस्तखत कर दिए, आधी रात में ही गजट जारी हो गया, इससे ये संदेश गया कि सरकार पहले से तैयार थी उसे क्या करना है और राहुल गांधी का जो डिसेंट नोट था उसकी कोई अहमियत सरकार की नजर में नहीं थी। और ये राहुल गांधी भी अच्छे तरीके से समझते थे कि सरकार करेगी अपने ही मन की, लेकिन ये एक आशा थी कि चूंकि एक थोड़ा सा जीना का पर्दा जो है वो लगा रहना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान भी करते हैं। अब राजीव जी, कायदे में तो जो है ये जिस तरीके से नियुक्ति की गई है ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है और सुप्रीम कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना का नोटिस जारी करना चाहिए प्रधानमंत्री गृह मंत्री को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा, इसमें बड़ी शंकाएं हैं कि ऐसा करेगा भी कि नहीं करेगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप तब तक इस पर कोई कार्रवाई मत कीजिए जब तक इस पर सुनवाई होती है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए था। वैसे भी एक सब जुडिस मामला था। तो राहुल गांधी को आज इसलिए सोशल मीडिया के जरिए सामने आना पड़ा ताकि जनता के सामने ये बात पहुंच सके कि क्या क्या हुआ
और हमारी आपत्तियां किन चीजों को लेकर थी, और इस सरकार ने इतनी जल्दबाजी आखिर दिखाई क्यों। राजीव जी, जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, कल तो हम लोगों ने विशद चर्चा इस पर की थी, और हम लोगों के चर्चा करने के बाद जो था देश शायद कुछ जागा था, उसके बाद और लोगों ने भी चर्चा की इसको। हमारे यहाँ सुनकर बहुत से लोग चर्चाएं करते हैं, यहाँ से सुनते हैं, शाम को सुबह जाकर वो चर्चाएं करते हैं, यहाँ तक कि थंब भी हम लोगों के ले लेते हैं, तो खैर वो अलग मसला है। तो लेकिन चर्चाएं हुई, हमारी चर्चा करने के बाद चर्चाएं हुई और देश के अंदर एक माहौल बना। प्रशांत जी ने जो कल टिप्पणियां की या मैंने जो टिप्पणियां इसमें तो की खुश और होना हमारे चाहिए अमलेंदु जी, नहीं, इसमें तो बिल्कुल खुश सही। होना चाहिए। कम से कम बिल्कुल, आप जो बिल्कुल, चर्चा बिल्कुल। कर रहे हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और बिल्कुल। उससे अगर कोई 2 पैसे कमा ले रहा है तो और भी अच्छा है, उसमें बुराई क्या है। नहीं, पैसे कमाने की बात नहीं राजीव जी, बात यह है कि हम लोग जो चर्चा करते हैं वो लोगों तक पहुंचती है, वो एम्पलीफाई होती है। ये अच्छी मतलब बात है जी। ये बड़ी बात है कि लोग यहाँ सुनते हैं और जाकर अगर मान लीजिए किसी दूसरे चैनल पर भी चर्चा करते हैं, यहाँ सुनी बात कहते हैं, यहाँ के थंब जो है कॉपी करके लगाते हैं, तो हमारी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। बल्कि और लोग भी जो है वो थंब चुराए, जो चुराने का काम वो सब कर सकते हैं, वो अलग मसला है। लेकिन राहुल गांधी जो आज राजीव जी जनता के बीच आए, तो राहुल गांधी के आज सोशल मीडिया के जरिए जनता के बीच आने का मकसद यही था, क्योंकि कल उनकी जो ईगल कमेटी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय हुई थी जब राहुल गांधी अपना डिसेंट नोट देकर मीटिंग से उठकर चले आए थे। लेकिन जो हुआ, जो कुछ घटनाक्रम जो घटा, वो आधी रात को घटा। वो ठीक उसी तरीके से जैसे बताया गया था कि एक अखबार में खबर छपी थी कि रात को जो था वो एक सेनाध्यक्ष जो थे वो फौज लेकर दिल्ली पर चले आ रहे थे चढ़ाई करने के लिए। तो रात से बहुत प्यार है, रात को 12 बजे जो है घंटा बजाकर जीएसटी भी लागू की जाती है, रात को 8 बजे आकर जाने क्या क्या घोषणा की जाती है, रात में सरकारें बन जाती है, राज्यपाल जो है उठा के जी को रात में ही शपथ ग्रहण करा देता है मुख्यमंत्री का। तो रात से बहुत ज्यादा जो है प्रेम है, निशाचरों को होता भी है रात से बहुत ज्यादा प्रेम। तो रात में ये सारे काम किए गए राजीव जी। तो जब दिन का भोर हुआ, तो दिन के भोर में देश की जनता को जगाना बहुत जरूरी था कि जनता तुम दिन में मत सो, क्योंकि निशाचर रात में जागकर जो है देश का काम खराब कर रहे हैं। और हमारी जिम्मेदारी है, देश की जनता की भी जिम्मेदारी है कि इस डेमोक्रेसी को बचाया जाए। इसलिए नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से उतार देना है, बल्कि इसलिए कि लोकतंत्र जिंदा रहे और जो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है वो जनता के द्वारा जनता के लिए ही हो। ऐसा ना हो कि किसी ज्ञानेश कुमार या किसी राजीव कुमार के द्वारा मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए शासन हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अनिल सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपके पास आना चाहता हूं। अनिल जी, सबसे बड़ी बात है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में मामला, इतनी हड़बड़ी क्यों, किस बात से डरती है मोदी सरकार? थोड़ा सा याद रखना चाहिए सब कुछ को, सुप्रीम कोर्ट का जो है, या अब ये अरुण गोयल की जो नियुक्ति हुई थी, अरुण गोयल की नियुक्ति एक दिन में हुई थी। एक दिन में उनका नाम सर्च कर लिया गया, एक दिन में उच्च पैनल बन गया, उसी दिन उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि उनका 1.5 महीने का कार्यकाल बाकी था, 6 वीक्स का, और उसका उसी दिन उनका रिटायरमेंट के लिए ले लिया गया, मतलब एप्लीकेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में जोसेफ ने कहा है, जस्टिस जोसेफ ने, कि ये जो क्रोनोलॉजी है और जो डिटेल फाइल्स मंगवाई उन्होंने, और फाइल्स के आधार पर उन्होंने नोट वर्डिक्ट में ये जो फैसला था सीईसी का अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स के, उस फैसले में लिखा हुआ है कि अरुण गोयल की जो नियुक्ति हुई है उसको डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया कि एक दिन में आपने ये भी ले लिया, इसका मतलब ये है कि उसको पता था कि उसका अपॉइंटमेंट होना है। मतलब आप क्या मतलब कहने का कि आप आंख में क्यों धूल झोंक रहे हो, और एक दिन में आपने सर्च कर लिया, 3 साउथ के 3 आईएएस ऑफिसर्स, उसका लिस्ट में नाम भी रखा, 83 का एक बैच का, एक 82 बैच का, और एक 85 बैच के ये खुद थे। तो ये जो है सब आपने किया, सब एक दिन में। तो कहा कि ये खुद ही एक सवाल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को, मतलब उस पर कमेंट किया, और वर्डिक्ट में है ऑब्जर्वेशंस, लेकिन वो उस पर उसने नहीं उनको ये किया, मतलब निरस्त नहीं किया जी। और आप जानते ही हैं कि बाद में गए वो 1.5 साल, मतलब 1-1.5 साल रहे वो, उसके बाद गए 24 में मेरे ख्याल में गए, चुनाव के लोकसभा चुनाव के पहले गए। तो आप जो उनका नवंबर 22 में 22 नवंबर 22, मतलब 19 नवंबर को उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। तो वो जो है 1.5 साल, करीब 1.5 साल, मतलब ये 23, और हाँ 1.5 साल के आसपास हो रहे। तो आप सोच लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में लिखा है
कि अरुण गोयल का ऐसे अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन उसको निरस्त नहीं किया। जबकि उसके पहले कहा था कि भाई आप अपॉइंटमेंट स्पीच नहीं करेंगे, क्योंकि मई 2022 में वो पद रिक्त हो गया था। और ये लोग जब कोर्ट में गए तो वो जो है उस पर डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने करीब करीब हिंट किया था कि आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, लेकिन उसने करके अपॉइंटमेंट 22 नवंबर को फैसला आना था, 19 को उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, रातों रात 18 और 12 को इसके पहले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी थी। मतलब 7 दिन के अंदर भी नहीं, बल्कि 1 दिन में सब कुछ कर लिया। और उसमें लिखा हुआ है कि लॉ मिनिस्ट्री का नोट। तो ये सुप्रीम कोर्ट खुद कहा है जिस वर्डिक्ट में कि ये अपॉइंटमेंट मतलब एक तरह से कह रहा है कि आपने किस तरह से किया है, सवाल उठा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त नहीं किया। तो आपको कैसे, या आप अगर कोई उम्मीद कर रहे हैं, हमें किसी ने कहा भी कि कोई किसी को उम्मीद नहीं है, और मैं सही है, मुझको तो कोई उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो अभी तक का रवैया है उसमें बोबडे को, जस्टिस बोबडे को कोर्ट करना चाहिए। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि सरकार से मिल करके, गवर्नमेंट से मिल करके जुडिशरी को रहना चाहिए। और हमको लग रहा है क्या कि इतना कमिटेड जुडिशरी का डिबेट आया था उस समय, क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी के समय में, लेकिन ये कमिटेड जुडिशरी, ऐसा जुडिशरी आपको नहीं मिलेगा। और कमिटेड ये भी आपको नहीं मिलेगा चुनाव आयोग जो कि कह रहा है कि मंदिर है, वहां तो पूजा करने की जगह है, वहां थोड़ी ही संविधान लागू करने की जगह है। वो खुद आपका राजीव कुमार बोल रहे हैं। हम लोग जो अर्थ है उसको हम लोग लग रहा है कि हम लोगों ने भी जो अपनी मेधा शक्ति है उसको खो दिया है। साफ वो बोल रहा है कि ये मंदिर है, यहाँ पूजा पाठ करने के लिए है। पूजा किसकी हो रही है आपको पता है? वो कह नहीं रहा, उसने कभी नहीं कहा कि संविधान की रक्षा करनी है। उन्होंने चिट्ठी लिखी, 2-3 उदाहरण देख लेना चाहिए उनका। उन्होंने चिट्ठी लिखी, ये क्या कहते हैं, विपक्ष के लोगों को, कहा कि हमारा वी आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट आवर ऑफिसर्स, मतलब रिटर्निंग ऑफिसर्स, हम उनको जो है डिफेंड करना हमारा दायित्व है। ये कभी किसी चुनाव आयुक्त की इस तरह से कभी बोल नहीं सकता था। उसका था कि डिफेंड करना चुनाव के प्रोसेस को हमारा काम है। आप देख रहे हैं, मतलब हम लोग रह गए कि हम लोग भी आंख मूंद करके सब कुछ चर्चा करते हैं, ऐसा मान करके कि सब कुछ चल रहा है ठीक ही होगा। अरे आप देखिए कि ये जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का ऑर्डर है कि धर्म का इस्तेमाल नहीं करना है चुनाव में वोट मांगने के लिए। और चुनाव के दिन जो है वो प्रधानमंत्री, अभी इसमें कहने की जरूरत है क्या कि हमको वोट दो, बोल रहा है कि हम सीधे अवतारी पुरुष हैं। और वो बोला भी, और उसके बाद उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो है जैकेट पहन करके गंगा में स्नान, पहली बार हालांकि हम लोगों ने देखा इस तरह से जैकेट में पहन करके किसी को स्नान करते हुए। लेकिन मतलब बहुत सारे बिंब आते हैं, नेहरू जी की भी तस्वीर है ये क्या कहते हैं गंगा नहाने की, लेकिन इस तरह से कोई तस्वीर नहीं देखी होगी। और वो बाकायदा दिन भर चलता है। उसके बाद बजट उसी, और कितना बढ़िया वो शख्स, उसकी हिमाकत देखिए उनकी, राजीव कुमार की, कि आज वो उपदेश दे रहा है कि चुनाव के बीच में जो है टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। जब प्रक्रिया चुनाव की चल रही हो तो कोर्ट को जो है सो रेस्ट्रेन रखना चाहिए। वो देखिए कितना, मतलब ये आप जरा उनकी देखिए हिम्मत, देखिए उनका डेडिकेशन, देखिए तारीफ करिए। हमको लग रहा है क्या कि लैंग्वेज बदलिए, प्रशंसा करिए। ये जो समर्पण है अपने देव पुरुष के लिए, अपने जो आकाओं के लिए, वो समर्पण यही काम आएगा। ये जो है जो जिस तरह से करना है, संविधान वगैरह की कोई जरूरत, मंदिर का पूजा, ये शख्स तो अभी इसको तो अधिकार है ये कहने का कि वो तो ट्रस्ट के मेंबर भी थे ना शायद राम मंदिर बनाने के। अब तो वो राम से शुरू करेंगे, राम में खत्म करेंगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं। उनको तो उनके साक्षात, और उन्होंने ही ये रामलला की जो मूर्ति बनी है उसका चयन करने का भी शायद उनको ये जाता है, क्या कहते हैं, श्रेय जाता है। तो इतना कुछ हो रहा है सकारात्मक, आप देखते नहीं है तो हम लोग अब कैसे, मतलब आप डिबेट आप करना चाहते हैं, सकारात्मक सोचिए कि मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा करनी है, मंदिर का नाम लेना है, उनके नाम पे ही तो वो जो है सारा संसार चल रहा है। और आप जो है राजीव कुमार और सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं। कल के फैसले में मुझको कोई उम्मीद नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो जरूर, मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन एक बार भी हमको निराश नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, कभी भी गलत साबित नहीं होने दिया।
मैं जितना जब भी मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यही करेगा जो सरकार चाहती है, तो उसने वो साबित करके दिखाया। 2014 के बारे में मुझको कोई घटना नहीं याद नहीं आता, उदाहरण दे दिया महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में उसने लिखा कि ये अवैध सरकार है, लेकिन अब अवैध है तो अपन क्या करना है, अब जब आ ही गया है तो रहेगा। मतलब कि उदारता और जो भक्ति भाव है, इसको आप देखिए, आप इसका जो मतलब कहता है कि इसमें जो तत्व है वो देखिए। आप तो ऐसे ही आप लोग हम लोग माथा पीट रहे हैं बेकार में। वो कहा बकायदा बोल करके। और अच्छा, ये जो अवैध सरकार बनी उसको प्रिसाइड ओवर जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मार्ग प्रशस्त किया। लोग गए उसी दिन जिस दिन वो लोग आसाम में घूम रहा था और क्या कहते हैं विधायक लेकर के, या गोवा में नाच रहा था। लेकिन उसके कहा क्या कि अभी डेट आगे, अभी क्या है, अभी जल्दी क्या है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पूरा सब कुछ सामने चलता रहा और बाद में अभी चंद्रचूड़ बोल रहे हैं लगातार। वो तो आपने बीबीसी का इंटरव्यू देखा है किस तरह से अपने को बोल रहे हैं कि हमने 370 की बात आप कर रहे हैं, हमने वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट बना दिया। अरे वो नहीं पूछ रहे थे वो कि आपको इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाया कि नहीं आपने, वो उसके फैसले के बारे में पूछ रहे थे। वो कहा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट बना दिया। तो ये जो है ये नया न्याय है, नया तरीका है। अब इसमें तो या तो एडजस्ट करिए, और ये भी मैं लास्ट पॉइंट कहता हूँ कि ये सिर्फ कमेंट करने से विपक्ष का काम नहीं चलने वाला है। वो भी एक स्पेस बन गया है जो सिर्फ कमेंट करता है सोशल मीडिया के जरिए, और अकेले राहुल गांधी का बस का भी नहीं है। पूरे देश को ये समझना होगा कि इस तरह के अगर लोग रहेंगे तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, और इसके लिए आपको बहुत आगे जाना है। अब आप हर चुनाव लड़िए और उसके बाद आप अपना माथा पीटिए, इससे काम नहीं चलेगा। अब बिना ये चुनाव में परिवर्तन के चुनाव नहीं हो या चुनाव नहीं होने देंगे इस तरह का, ये तय करना होगा। ये अदरवाइज आप नहीं कर सकते, क्योंकि किसी चीज़ का जवाब ही नहीं देना है। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट को सबको आप सुप्रीम कोर्ट देगा। अगर मैं चाहता हूं कि गलत हो जाऊं, लेकिन मुझको लगता नहीं। आप चाहते हैं कि गलत हो जाएं, और सही है, ऐसा ही हम भी चाहते हैं कि आप गलत हों। और हम सब चाहते हैं कि हम लोग इस लोकतंत्र की बेहतरी के लिए ये प्रोग्राम भी करते हैं, तो इसमें बहुत सारी बातें, हम संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की बेहतरी, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो हम भी राष्ट्रवादी हैं। और आपसे मतलब अनिल जी आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो राष्ट्रवाद के नाम पर यहाँ मार काट करते रहते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन खैर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कुछ और होती है और फैसला कुछ और होता है। इसलिए भरोसा न्यायपालिका से देश के लोगों का बहुत उठ चुका है। सीजेआई चंद्रचूड़ का इंटरव्यू कई जगहों पे, और उसमें भी अभी रिसेंट इंटरव्यू का जिक्र कर रहे थे अनिल सिन्हा जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि आधे नेता तो वो पहले ही थे जब उस कुर्सी पर थे, और आधे अब और बन गए हैं, और सवालों का जवाब घुमाना और बाकी करना ये सब कुछ, और कई जगह फंस भी गए उस इंटरव्यू में देखिए तो। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट और क्या इधर यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सब ये मिलकर लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं? सवाल है, गंभीर सवाल है। लेकिन उसके साथ साथ राहुल गांधी की बात हम कर रहे थे, और आना चाहता हूं राहुल गांधी के ही उसी डिसेंट नोट पे, असहमति पत्र पे, जिसको उन्होंने जारी किया है। जरा डॉक्टर साहब आपके पास आता हूं, डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके जरिए भी समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी खुले तौर पर संसद के अंदर इस नियुक्ति की आलोचना कर चुके हैं, कि जो प्रक्रिया है, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसकी आलोचना कर चुके हैं। अब खुले तौर पर उन्होंने बाहर भी कह दिया, अब अपने डिसेंट नोट को भी दे दिया। इसके बाद आपको क्या लगता है? और जो बात यहाँ एक बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पर अनिल सिन्हा जी कह रहे थे कि विपक्ष को सिर्फ सोशल मीडिया या ऐसे मंचों से अपनी आवाज़, सिर्फ अपनी बात कह देने मात्र से नहीं होगा, आपको यहाँ सड़कों पे आना होगा, आपको इसका विरोध करना होगा जम के। लेकिन दिखता है क्या कि यहाँ पे विपक्ष इन बातों को गति देने के लिए तैयार है, या गति देता हुआ दिखता है। इसलिए भी कह रहा हूं कि ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। आज ममता बनर्जी का जो बयान है, जो शब्द है कि ये मृत्यु कुंभ है, जब आस्था की बात आती है तो तमाम लोग या तो जाकर वहां भक्ति की डुबकी लगा रहे हैं,
लेकिन वहां जो भगदड़ है, उसके कारण जो अव्यवस्था है, महाकुंभ की बात कर रहा हूं मैं, उसका जिक्र नहीं करते। अखिलेश यादव भी बचने बचाने की कोशिश में बयान देते नजर आए हैं, सबको वोट बैंक की राजनीति करनी है। लेकिन यहां ममता बनर्जी का जो बयान है, वो बयान क्या उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा की बात कर रहे थे हमारे साथी अनिल सिन्हा जी? और क्या यहां से विपक्ष को थोड़ा सा और अग्रेसिव होने की जरूरत है? जी राजीव जी, पहले तो अनिल सिन्हा जी ने जो बात कही थी उसमें संकोच कर गए थे कहने में, लेकिन हम कह देते हैं। राजीव कुमार जिस उपासना स्थल की बात कर रहे थे, चुनाव आयोग को पूजा स्थल बता रहे थे, असल में उसमें नरेंद्र मोदी के नाम की एक पूजा की अलमारी भी होगी, जहां राजीव कुमार नरेंद्र मोदी की पूजा करते हैं। अनिल जी ने नाम नहीं दिया, हम तो नाम लेकर कह सकते हैं कि राजीव कुमार ने अपने पूरे कार्यकाल में निर्वाचन आयोग नाम के लोकतंत्र के मंदिर में प्रधानमंत्री की पूजा आराधना की और उसमें वे सफल रहे। अब जहां तक सवाल राहुल गांधी के डिसेंट नोट का है, इससे क्या होगा? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो जनता को ये मालूम होगा कि नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई लड़ता है, वो पारदर्शी नियुक्ति के लिए अपनी असहमति दर्ज करा है। तो सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने इस नोट को जारी करके जनता की अदालत में अपनी भूमिका रखी। दूसरा महत्व राजीव जी ऐसी चीजों का इसलिए होता है कि इससे दस्तावेजीकरण हो जाता है। मैं जीवाजी विश्वविद्यालय में गवर्नर नॉमिनी रहा हूं, सुप्रीम बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कई ऐसे प्रस्ताव आते थे कि कुलपति कोई प्रस्ताव लेकर आया और हम इसी मेंबर्स उससे सहमत नहीं है, तो हम अपना डिसेंट नोट उसमें दर्ज करा देते। वो जब तक जीवाजी विश्वविद्यालय रहेगा, कोई फैसला भले फिर लागू हो गया, हमारी असहमति दस्तावेजों में हमेशा दर्ज रहेगी कि हम इस फैसले से सहमत नहीं। तो जब इतिहास इस बात का मूल्यांकन करेगा, इस अमृत काल का जब भी मूल्यांकन होगा, तो राहुल गांधी का ये डिसेंट नोट इतिहास में दर्ज पाया जाएगा। कोई शोध करेगा आगे चलकर तो मालूम होगा कि जब सरकार इस तरह से कोई गलत कदम उठा रही थी, तो एक नेता था जो इसके खिलाफ खड़ा हुआ। अब क्या होगा इस चिट्ठी के लिखने से, कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है हम सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में रविकांत जी, अनिल जी बहुत सारी बातें बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में डाइस पर बैठकर चीफ जस्टिस और बाकी के न्यायाधीश कहते बोलते बहुत कुछ है, लेकिन जब फैसला आता है तो वो शब्द उसमें होते ही नहीं, वो वाक्य होते ही नहीं। चीफ जस्टिस कहते हैं लोकतंत्र का हत्यारा है अनिल मसीह, लेकिन सजा नहीं देते, और वो फिर कुछ कारगुजारी कर बैठता है उसके बाद। महाराष्ट्र की सरकार अवैध है लेकिन चलती रही। इसी तरह से वो जो गोयल की नियुक्ति थी, एक ही दिन में वीआरएस लिया, एक ही दिन में मंजूर हुआ, नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई, चुनाव आयोग पर कुछ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमारी आपकी अनिल सिन्हा जी उम्मीदों पर कल भी सुप्रीम कोर्ट खरा उतरेगा, हमें गलत नहीं साबित कर पाएगा, वो वही करेगा जो सरकार चाहेगी। लेकिन अब आपके उस प्रश्न पर आते हैं कि क्या विपक्ष की भूमिका यहीं तक सीमित है? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास में जाएं, 5 मिनट में बैठकर अपना डिसेंट नोट वहां सौंप कर आ जाएं और रात को सोशल मीडिया पर या सुबह सोशल मीडिया पर जारी कर दें? इतने मात्र से विपक्ष की भूमिका की इतिश्री हो जाएगी? निश्चित तौर पर नहीं होगी। अब विपक्ष को अनिल सिन्हा जी की बात सुनना पड़ेगी और उस तरफ चलना पड़ेगा, जन आंदोलन छेड़ने पड़ेंगे, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, वरना इस तरह से जो घोषित लोकतंत्र है वो धीरे धीरे एक तंत्र में बदल जाएगा। जैसे 1930-31 के जर्मनी में हिटलर भी तो चुनाव जीतकर ही सत्ता में आया था सर, वो कोई सीधा सीधा तानाशाह नहीं बन गया, बाकायदा उसने सरकार बनाई, गठबंधन की सरकार थी, तो जल्दी बर्खास्त कर दी, राष्ट्रपति से कहा इसको बर्खास्त कर दो हमारी सरकार को, फिर दोबारा बनाएंगे, दोबारा चुनाव हुए, फिर किस तरह चुनाव हुए और किस तरह तानाशाह बना, किस तरह उसने वो अध्यादेश जारी करा के सारे अधिकार अपने हाथ में दे दिए। अब इसी चीज की एक कमी रह गई ना कि घोषित रूप से एक अध्यादेश किसी केंद्र सरकार जारी करे और ये कह दिया जाए कि संसद तो रहेगी, कैबिनेट भी रहेगी, सब कुछ रहेगी, लेकिन सारे अधिकार चांसलर के हाथ में होंगे, यानी प्रधानमंत्री के हाथ में होंगे। बस उसकी कमी रह गई, बाकी तो सब रोज हो ही रहा।
एक और विषय राजीव जी, आपने शुरू में इस विषय को यहीं विराम देता हूं, आपने अपने इंट्रो में उत्तर प्रदेश की विधानसभा जी और वहां मुख्यमंत्री के बोल वचन की बात कही थी। जी सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जिस वक्त ये कह रहे थे कि उर्दू पढ़ाकर मौलवी बनाना चाहते हैं या कठमुल्लापन की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो इतना आपत्तिजनक बयान था कि योगी आदित्यनाथ शायद ये भूल गए कि उर्दू हमारे देश की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है। 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग उर्दू बोलते हैं और उसमें सारे मुसलमान नहीं है। नंबर 3, उर्दू कहीं अरब से आई हुई भाषा नहीं है। योगी आदित्यनाथ को उनके आईटी सेल ने नहीं बताया होगा कि उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है। 12वीं शताब्दी में यही इसी देश में पैदा हुई है। अमीर खुसरो, मीर तकी, मीर गालिब, अल्लामा इकबाल, मुंशी प्रेमचंद, ये सब उर्दू की ही देन है। मुंशी प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे। तो योगी आदित्यनाथ जिस वक्त ये कह रहे थे, तो न केवल वे संविधान में मान्यता प्राप्त एक भाषा का अनादर कर रहे थे, बल्कि अपनी घृणा का ही प्रदर्शन कर रहे थे। कल अगर विधानसभा में कोई खड़े होकर ये कहने लगे कि जो संस्कृत पढ़ाई जा रही है संस्कृत विद्यालयों में, विद्यापीठों में, क्या वहां से संस्कृत पढ़कर सिर्फ पंडित बनने वाले हैं, पोंगा पंडित बनने वाले हैं, तो कैसा लगेगा वो? तो मैं समझता हूं ये इतनी आपत्तिजनक बात है, लेकिन हम जानते हैं ये उस धारा के लोग हैं जिन लोगों ने बाबाए गजल, बाबाए उर्दू, वली दक्कनी की मजार तो दी थी गुजरात में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, सड़क बनाने की, वली दक्कनी की मजार। तो उसी परंपरा में योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। लेकिन इस देश को समझना होगा, इतनी नफरत के साथ राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलनी चाहिए, वरना इस देश का ताना बाना बिखर जाए। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ, चूंकि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा की आज से शुरुआत हुई है और शुरुआत में मैं ये बात कह भी रहा था, और उर्दू वाली जो बात है ये बहुत, और उनकी भाषा बहुत ही निम्न स्तर की भाषा थी। एक मुख्यमंत्री की भाषा ये नहीं हो सकती जिस ढंग से वो भाषण दे रहे थे, और जब ये बात कठमुल्ले और क्या क्या ये सारी चीज़ें कह रहे थे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, ये बिल्कुल एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के मुंह से तो ये सब नहीं निकलना चाहिए। लेकिन फिर भी जब यही चल रहा है, और जो अनिल जी कह रहे थे कि हम उम्मीद क्या करें, प्रशांत टंडन जी ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूं कि यहाँ एक अलग चर्चा, और उस चर्चा में सबसे बड़ी चीज़ कि आप किसी भी ढंग से, यानी सत्ता पक्ष जो अभी विराजमान है वो किसी भी ढंग से सत्ता पे रहना चाहता है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसके बाद भी डर किस बात का है? सत्ता पक्ष को डर। मैं बता रहा हूँ डर। देखिए, आज 18 तारीख है राजीव जी, 10 दिन हो गए और दिल्ली का नतीजा है, मुख्यमंत्री आज तक नहीं बन पाया। छोटी सी विधानसभा, 70 सीट, क्यों मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है? क्यों तेलंगाना में मुख्यमंत्री कांग्रेस बना ले जाती है चुनाव जीतने के बाद? क्यों कर्नाटक में ऐसी समस्या नहीं आती? क्यों महाराष्ट्र में 1 महीने तक सरकार किसकी बनेगी तय नहीं हो पाता? दरअसल ये जीत ऑर्गेनिक जीत नहीं है, ये मैनेज की हुई जीत है। जो जीत वास्तविक जीत होती है वो जीत नेता अपने आप सामने करती है। सुक्खू बन गए, कोई विवाद हुआ सुक्खू के हिमाचल के मुख्यमंत्री बनने पर, या पंजाब में जो मान साहब है तो उनको लेकर कोई विवाद हुआ? थोड़ी बहुत राजनीतिक रस्साकसी हर पार्टी में है, महत्वाकांक्षा है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने में इतना वक्त लगे, उसका रीजन यही है कि जो जीत है वो मैनेज की हुई जीत है जी। अब उसमें जोड़ तोड़ करना पड़ता है, एक बात। दूसरी बात देखिए, राजीव कुमार अग्रवाल जो चुनाव आयोग में करके गए हैं, वो इतना कर गए हैं कि बीजेपी अब उतना वही चुनाव हारेगी जो वो हारना चाहेगी। कल को अमित शाह ने अगर ये तय कर लिया कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने तो बीजेपी को चुनाव हरवा देंगे वो।
क्योंकि उन्हीं का आदमी है। अब इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उनका आदमी है। जी देखिए, बिल्कुल। संस्थाओं में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो संस्था के गरिमा को बना के रखें। राजीव कुमार अग्रवाल ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी कि चुनाव आयोग पे उंगली ना उठे। तो ये उनकी जिम्मेदारी है बतौर चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, कि वो उस संस्थान की गरिमा को बना के रखें। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट को एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, संवैधानिक तौर तरीके हैं, उसका पालन हो। जो डेमोक्रेसी का मूवमेंट है फॉरवर्ड, देखिए, तमाम जो अधिकार, डेमोक्रेसी की जो एस्पिरेशंस है बदलती है समय के साथ। आज से 50 साल पहले साफ हवा भी एक अधिकार होगा, इसकी अधिकार होना चाहिए, इसकी कोई बात नहीं थी, आज बात है। डेटा प्राइवेसी कोई प्राइवेसी नहीं थी आज से 20 साल पहले, आज वो डेटा प्राइवेसी संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत प्राइवेसी डिफाइन की जाती है। तो समय के साथ चीजें बदलती हैं। आज चुनाव आयोग को साफ करने की जरूरत है। एक दूसरी बात यह कि बीजेपी को 37% वोट मिला है, 36.8% या 6%। 63% भारत इस बात पे विश्वास करता है, इस तीन तिकड़म के अलावा, 3 तिकड़म के बावजूद 63% अभी भी भारत जो है वो विश्वास करता है विपक्षी पार्टियों पे। और उनके नेता अगर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ठीक नहीं है, इलेक्टोरल रोल्स में धांधलियां हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम समेत, मोहल्ला, मकान नंबर समेत बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह बता रहे हैं कि दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बगल में जो वीपी हाउस है, जहाँ 2-2 कमरे के मकान हैं, वहाँ एक मकान में, सरकारी मकान है वो, एक मकान में 28 मतदाता, 2 कमरे के सरकारी मकान में। ऐसे पते हैं कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और वहां 70-72 मतदाता। एक कोई बिल्डिंग राहुल गांधी बता रहे थे कि शिरडी में, जिसमें एक ही बिल्डिंग में हजारों मतदाता, हमारे पूरे इलाके में इतने मतदाता नहीं जितने कि वो एक पोलिंग स्टेशन के बराबर एक बिल्डिंग में थे। तो ये जो हो रहा है, ये जो अग्रवाल साहब करके गए हैं, ये ज्ञानेश कुमार इसको कंटिन्यू करेंगे, इसी हड़बड़ी में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि अगर इस देश में का बहुत बड़ी आबादी चुनाव आयोग पे ही विश्वास खो देगी, तो फिर अराजकता होगी। लोगों को सुप्रीम कोर्ट से भी अगर उम्मीद छूट गई तो अराजकता होगी, और अराजकता के तमाम लक्षण हमारे देश में दिखाई दे रहे हैं। अभी हो सकता है कि आपको लगे किसी को कि ये तो कुंभ जाने वाली भीड़ थी, इसने रेलगाड़ी के डब्बे तोड़े और शीशे तोड़े। ये अराजक भीड़ है। इसके दिमाग में एक नया सॉफ्टवेयर जाना है ना, फिर ये दूसरा काम भी करेगी, क्योंकि वो भीड़ अराजक हो चुकी है। अगर तो इस देश में अगर डेमोक्रेसी में विश्वास बना रहे, रूल ऑफ लॉ में विश्वास बना रहे, संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास बना रहे, तो सुप्रीम कोर्ट को ये कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा कि विश्वास चुनाव की प्रक्रिया में बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा प्रोफेसर रविकांत जी, आपसे समझना चाहता हूं कि ये विश्वास कितना बना हुआ है आज की तारीख में। आप युवाओं से इंटरेक्ट करते हैं, इस हिसाब से भी क्या कहते हैं युवा? देखिए, विश्वास तो दिन पे दिन दरक रहा है चुनाव आयोग को लेकर के, और बहुत से लोगों का ये मानना है कि मोदी और शाह ने भारत की पूरी डेमोक्रेसी को अपने काबू में कर लिया है। और वो नौजवान
जिनसे मेरा साबका है वो बेहद हताश और निराश है और उन्हें लगता है कि पढ़ने से क्या होगा, नौकरी तो मिलनी नहीं है। तो जो क्लास एक दौर में 150-200 बच्चों की होती थी, अभी भी इनरोलमेंट है उतने बच्चों का, लेकिन अब 35, 40, 50 इससे ज्यादा बच्चे नहीं आते। कई बार तो 10-15 बच्चे आ रहे हैं और उसके पीछे की मूल वजह वही है, उनको लगता है कि अब हमको रोजगार नहीं मिलना है, नौकरी नहीं मिलनी। विश्वविद्यालयों में जो बच्चे पीजी करने के लिए या रिसर्च करने के लिए आते थे, उन्हें लगता था कि एक प्रतिष्ठित हमको नौकरी भी मिलेगी और हम इस राष्ट्र के लिए कोई सम्मानजनक काम कर पाएंगे। अब ये बात है ही नहीं जेहन में, और यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट नौकरी करते हैं पढ़ते हुए, किसी तरह से डिग्री का जुगाड़ कर रहे हैं, चल रहा है, लेकिन वो अभी से काम कर रहे हैं। ये हालात क्यों हुए, उसके पीछे मूल वजह वही है और उनको कोई विकल्प नहीं दिखता है। वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि सरकार बदले, क्योंकि ये सरकार तो न तो एजुकेशन फीस पर कोई, ना वजीफे को लेकर के कुछ। आप शिक्षा का बजट देखिए, महिलाओं के उत्थान का बजट देखिए, उसका एक बड़ा उदाहरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो पूरा सरकार ने चलाया, उसका 75% के आसपास जो बजट था वो केवल विज्ञापन पर खर्च हुआ, मोर देन 70%। और इधर SC ST के वेलफेयर के लिए भी जो बजट होता है, ये हम सब जानते हैं कि SC ST की आबादी के अनुसार बजट का एलोकेशन होता है, लेकिन बजाय उनके वेलफेयर के उनके विज्ञापनों पर उसको खर्च कर लिया जाता है, या अभी बहुत सारा निकाल करके कुंभ में खर्च कर लिया गया होगा और दिखा दिया जाएगा साहब। तो ये जो पूरी विचारधारा है, ये सरकार जो है वो ऐसे तो किसी भी नौजवान की दुश्मन है। वो क्या JNU में, DU में या इन तमाम विश्वविद्यालयों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो केवल अल्पसंख्यक नहीं है, केवल दलित और आदिवासी नहीं, वो तो पूरे देश के हैं। तो उन्हें तो किसी भी पढ़ने लिखने वाले नौजवान के साथ दिक्कत है, क्योंकि वो पढ़ेगा तो फिर वो रोजगार भी मांगेगा, सवाल करेगा सरकार से, आलोचना करेगा। तो अब केवल उनको भक्त बना देना है। आत्महत्याएं देखिए आप कितनी नौजवानों की बढ़ रही, सवाल उस पर उठाएंगे कि साहब कितना कंपटीशन है और माता पिता बड़ा अत्याचार कर रहे हैं अपने बच्चों पर। सवाल तो सरकार के साथ है, सरकार से होना चाहिए। तो नौजवानों को कोई अब विकल्प नहीं सूझता है, और इसीलिए, और इनके लिए क्या, हम लोग तो बखूबी इस बात को जानते हैं कि विश्वविद्यालय बंद करके उनको अंबानी और अडानी को सौंपना है, वहां पे मॉल खोलेंगे, कुछ और बड़े बड़े काम होंगे जिससे बिजनेस हो। उनको नहीं पढ़ा लिखा और समझदार तबका तैयार करना है। लेकिन लोकतंत्र जिस तरीके से इस देश के भीतर आया, लोगों के भीतर आया, जिसको लोगों ने एंजॉय किया और उन्हें लगा कि इस राजनीति के जरिए हमारी तरक्की हो सकती है, हम देश के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, बड़ा नाम कमा सकते हैं, हम देश का नाम रोशन कर सकते हैं, वो सारी उम्मीदें अब ध्वस्त हो चुकी, क्योंकि लोकतंत्र में घुन नहीं लगा है। लोकतंत्र धीरे धीरे नहीं दरक रहा है, लोकतंत्र को पूरे तरीके से अंदर से खोखला कर दिया गया। तो चुनाव को लेकर के भी जो लोगों की अपनी उम्मीदें हैं वो तेजी से दरकी हैं, और इसीलिए आप देखिएगा कि फिर उनको लगता है कि जो 2-4 हजार मिल रहा है वो ले लो, क्योंकि आएगा तो वही, वो सब अपना चुनाव में बेईमानी कर चुके हैं। ये तक चीजें अब लोगों तक जा चुकी हैं। इस विश्वास को बहाल करना ये जिम्मेदारी विपक्ष की है, मीडिया है, और मीडिया, उस मीडिया से हम उम्मीद नहीं कर सकते, उस वैकल्पिक मीडिया की है, हम लोगों की जिम्मेदारी है, और हम लोग लगता है कि उसके लिए काम कर रहे हैं। जो भी दिन में हमें घंटे 2 घंटे मिलता है उस पर बात कर रहे हैं, लोगों को सजग कर रहे हैं।
और सरकार को एक्सपोज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये जो कंसेंसस धीरे धीरे ये जो नैरेटिव बन रहा है और लोगों के जेहन में, तो ये जो गुस्सा है, जो प्रशांत जी ने कहा, ये जो अराजकता है, वो अराजकता कैसे पैदा हो रही है? ये जो भीड़ दिख रही है कि वो कई बार हिंसक होती जा रही है, हालांकि उसे अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए हैं। मैंने एक खबर पढ़ी, राजीव जी, अब जिनकी औलादें नहीं होंगी, जिन्होंने शादियां नहीं की होंगी, जो केवल सत्ता पर विराजमान रहने के लिए ही इस धरती पर बोझ बने, उनकी आंखों में आंसू नहीं आ सकते। दिल्ली में एक व्यक्ति जो अपने घर आ रहा था अपनी बेटी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, उसकी 7-8 साल की बेटी के मस्तिष्क में, उसके खोपड़ी में एक कील घुस गई और वो हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाया, उसको खून जम गया और उसकी मृत्यु हो गई। उस बाप से पूछे, वो मजदूरी करता था दिल्ली में जी, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने इस देश के लोकतंत्र को वे लूटतंत्र में तब्दील कर दिया। इनके लिए वो राजनीति नहीं है, वो इस देश के लोगों के बेहतरी के लिए नहीं है। वो अंबानी अडानी की तिजोरियां भरने के लिए है और अपने दिन में 3 बार ड्रेस बदलना है, मेकअप करके निकलना है, इसके लिए वो सत्ता है, लोगों के लिए नहीं है। ये वो चंद विशेष लोगों के लिए वो सत्ता है और उसी के लिए पूरी मशीनरी काम कर रही है। और निश्चित रूप से जो अराजकता इधर है कि आपने मस्जिद में लोगों को ले जा करके वहां वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, डीजे पर वो अश्लील और भद्दे गालियां चल रही हैं, उस पर वो डांस कर रहे हैं। यही अराजक भीड़ किसी दिन अगर इधर मुड़ गई ना तो क्या होगा, इस बात को समझना होगा और तभी हमारी डेमोक्रेसी सुरक्षित रह सकती है। नौजवानों की एनर्जी का देश के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन 5 ट्रिलियन बोलने से थोड़ी ना देश विकसित होता है। ना विश्वविद्यालय आप बंद कर दें, बोले विश्वगुरु भारत बन रहा है। क्या किया ट्रंप ने? दिखाई ना औकात। जाने के बाद भी 2 बार उसने जिन लोगों को भेजा उनके हाथों में भी हथकड़ियां और बेड़ियां थी जी। शर्म नहीं आती है क्या लोगों को? और मोदी जी को शर्म नहीं आ रही है क्या जो उनके लोगों के साथ हो रहा है? इस बात को देश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, स्मृति बहुत अब क्षीण है, बहुत छोटी है, इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि वो सत्ता, वो प्रधानमंत्री जिसने नोटबंदी से लेकर के कोरोना काल में और किसानों के साथ जो किया, अभी फिर लाइन में लगाया और अब तो बंदी की तरह लोग आ रहे हैं, जिसे अपने देश के लोगों की परवाह नहीं है। उस प्रधानमंत्री के साथ क्या होना चाहिए? क्या वो सत्ता में बने रहने का अधिकारी है? ये हमें सोचना पड़ेगा। राज, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत वाजिब सवाल यहाँ पे है, लेकिन क्या ऐसा है? और दूसरी बात, मैं फिर उसी सवाल पे आता हूँ अनिल सिन्हा जी, कि आखिर डर कहाँ है? हड़बड़ी क्यों है नरेंद्र मोदी को? अभी तो 5 साल सत्ता है, 2029 तक, या पूरा हिंदुस्तान भाजपा में भगवा मय करना है, एक भी राज्य नहीं छोड़ना है, ये है। नहीं, देखिए जल्दी में कहाँ है भाई? आप तो एकदम सब ये गति के हिसाब से, जो गति है, मतलब दुर्गति के लिए जो गति चाहिए वो गति जारी है, उसमें आपको स्पीड नजर आ रही है तो पता नहीं। अब वो तो बताया उन्होंने कि वो भेज रहे हैं लोग, नहीं भेज रहे हैं लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन रुक जाते। सुप्रीम कोर्ट से आपको हमको वही उम्मीद है जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है वही करेगा। जब ऐसी उम्मीद तो उनको भी होगी ना, मोदी जी को भी, अमित शाह जी को भी। तो 2 दिन रुक जाते। आपको हमारे यहाँ मतलब कई लोग कहते हैं वहाँ मूर्ति बिठा देना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर जो है प्राण प्रतिष्ठा के बगैर जो है मंदिर का ये नहीं हो पाता है, उसका मतलब उसको वैधता नहीं मिलती है। वो अगर ये मैसेज कौन ले